विश्वास मुझे निजवाणी का है राजपूत कुल प्राणी का, वो हट सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान त्रिपाठी है और आप सब देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मीडिया। आज हम आपके लिए इतिहास के पृष्ठों से कुछ बहुमूल्य भाग लेकर के आए हैं। भारत धर्म, नीति और संस्कृति से सुसज्जित यह देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। उसी इतिहास के कुछ पन्नों से हमारी यह कहानी आरंभ होती है। समय है आज से करीब 500 वर्ष पहले। भारत भूमि पर एक के बाद एक अनगिनत विदेशी कदम बढ़ रहे थे, जिनका लक्ष्य केवल एक था, भारत पर, इसके वैभव पर आधिपत्य। लेकिन इस समय में भी एक प्रांत ऐसा है जिसने विदेशियों के सामने हर बलिदान देना उचित समझा। ये प्रांत था राजपूताना। लेकिन ऐसी अभूतपूर्व शौर्य और ऐसी वीरता के बाद भी युद्ध तो राजपूतों की छोटी टुकड़ियों और विदेशियों की बड़ी सेनाओं के मध्य था। इसके कारण इस प्रांत का अजय सूर्य अस्त हो रहा था। किंतु इसी समय एक अवतार ने जन्म लिया। उस अवतार का नाम था प्रताप सिंह, जिन्हें हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय एवं जयवंताबाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप कुल 4 भाई थे, उस जिनमें वे सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाइयों का नाम शक्ति सिंह, विक्रम सिंह एवं जगमाल सिंह था। महाराणा प्रताप की 2 सौतेली बहनें थीं, चांद कंवर और मान कंवर। महाराणा प्रताप बचपन से ही देशभक्त थे, बचपन से ही वीर थे, शूरवीर थे। उनके बचपन का अधिकतर समय भीलों के साथ गुजरा। भील मेवाड़ की एक जनजाति थी जो कि प्रताप को अपना पुत्र मानती थी। भीलों ने महाराणा प्रताप के आगे जाकर के भी बहुत साथ दिया। जहाँ पे महाराणा प्रताप का राजपूतों ने साथ नहीं दिया, तो वहाँ हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध भील के राजा राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप अत्यंत दयावान एवं जाति पाति हर बात से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचने वाले व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप के रग रग में, शोणित के एक एक कण में देशभक्ति का लहू बहता था। महाराणा प्रताप की आगे जाके उनका विवाह बिजौलिया की राजकुमारी अजद्दे बाई कुंवर के साथ हुआ, जिनसे उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, अमर सिंह। सन 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पे कब्जे के बाद महाराणा प्रताप और उनके पिता ने मिलकर चित्तौड़ की जगह उदयपुर में, जो कि गुजरात के पास स्थित है, वहां पे मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की। उदयपुर गुजरात और दिल्ली के बीच में पड़ने वाला एक राज्य है, जिसके कारण अकबर को गुजरात के सूरत से अपना व्यापार करने में उदयपुर पर कब्जा करना अत्यंत आवश्यक था। अकबर जानता था कि जब तक उदयपुर यानी कि मेवाड़ को नहीं जीत लेता तब तक वो गुजरात तक नहीं पहुंच सकता है। अकबर के लिए सबसे बड़ी चट्टान मेवाड़ था, जहाँ पे समस्त भारतवर्ष में सारे राजाओं ने अकबर के सामने उसका आधिपत्य स्वीकार करके अपने मुकुट उसके चरणों में रख दिया था। महाराणा प्रताप एवं उनके पिता अकबर के सामने झुकने से इनकार कर रहे थे, जिसके कारण अकबर क्रोधित था। अकबर को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि जब तक वो राजपूतों को बड़े बड़े पदों पर स्थान नहीं देगा, तब तक वो भारत पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाएगा। अकबर की इसी कुटिल नीति का वर्णन अल-बदायूनी ने अपने कथन में किया है, जिसके कारण अकबर ने राजपूतों को अपने राजदरबार में स्थापना दी, नवरत्नों की स्थापना करी, जिसमें उसके सबसे बड़े नवरत्न राजा बीरबल और राजा मान सिंह थे। ये वही राजा मान सिंह है जो आगे जाकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व करेंगे। अकबर ने राजपूतों की बेटियों से विवाह करके उनके साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा है कि जब कि दामाद को भगवान का रूप दिया जाता है, तो जब अपनी बेटी का विवाह कोई अकबर से कर देता था तो उसके बाद वो राजा उसके लिए उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी पुत्री का सुहाग हो गया। अकबर को इस बात का अच्छी तरह से पता था, इसलिए अकबर ने उनके साथ ऐसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजपूतों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। किंतु महाराणा प्रताप को उसकी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर के सामने ना तो वे झुके और ना ही उसकी इस चाल में फंसे। अकबर के बारे में पंडित श्याम नारायण पांडे ने अपनी रचना हल्दी घाटी में कुछ पंक्तियां लिखी हैं।
अखिल हिंद का था सुल्तान, मुगल राजकुल का अभिमान, बढ़ा चढ़ा था गौरव गान, उसका कहीं न था उपमान। सबसे अधिक राज विस्तार, धन का रहा न पारावार, राजद्वार पर जय जयकार, भय से डगमग था संसार। चित्तौड़गढ़ की हार के बाद मेवाड़ की अधिकतर उपजाऊ जमीन मुगलों के कब्जे में चली गई। अब राणा के पास केवल कुछ बंजरीली जमीन बची और अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं बची। ये वही श्रृंखलाएं हैं जिससे राणा बाद में दिवेर के युद्ध में, जहाँ पे राणा दिवेर के युद्ध में गुरीला पद्धति का उपयोग करके अकबर को कई बार हराते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध धर्म के कारण नहीं था, ना ही जात के कारण था, ना ही राज्य के विस्तार के कारण था। यह एक सोच का युद्ध था, एक सोच का युद्ध, जहाँ एक व्यक्ति की सोच केवल राज्य विस्तार की है, पूरे भारत पर अपने आधिपत्य एवं वर्चस्व की स्थापना की है, तो दूसरी ओर एक व्यक्ति का देश प्रेम है, जहां वो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार है। तो जहां पर दो लोगों के बीच में मूलभूत का अंतर होता है, तो वहां युद्ध एक ना एक दिन तो होना ही है। आखिर कुछ पंक्तियां हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। राणा प्रताप और अकबर के बीच यही मूलभूत का अंतर उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध तक ले आया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी नाम का एक मैदान है, वहां पे होता है, जहां पे महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खान सूर अफगान करते हैं और अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं। आप सब देख सकते हैं कि ये युद्ध कहीं से भी एक धर्म का युद्ध नहीं है, जहाँ पे एक मुसलमान शासक अकबर की सेना का नेतृत्व एक हिंदू राजा मान सिंह करते हैं, तो वहीं हिंदू राजा महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एक मुसलमान सेनापति हाकिम खान सूर करते हैं। हल्दी घाटी का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि वर्ग मील 6400 में फैली वो हल्दी घाटी थी। वर्ग मील 6400, ये उसका क्षेत्रफल है उस हल्दी घाटी की भूमि का। हल्दी घाटी की भूमि हल्दी के रंग की थी। कहा जाता है कि इतना भीषण युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य की हल्दी घाटी की भूमि, जिसका रंग हल्दी के रंग की तरह पीला था, वो रक्त के रंग से लाल हो गई। केवल महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में अपने अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया। उनका घोड़ा चेतक, जिसके बारे में ये पंक्ति मशहूर है कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कीर्तान चेतक तन पर कभी राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, था वहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। ये चेतक के बारे में बताया जाता है कि चेतक इतना तेज था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो कब यहाँ है, कब वहां है और कब कहाँ चला गया। कि नदियां थी पार अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा अभी सोचे इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा के सोचने से पहले चेतक दौड़ जाता था। ये तो उनके घोड़े की तेजी थी। दोनों ही सेनाओं में राजपूती सैनिक ज्यादा थे। महाराणा प्रताप की सेना जो कि राजपूतों की सेना है, वहां तो राजपूत थे ही। अकबर की सेना में भी राजपूत ही अधिक थे, क्योंकि अकबर की नीति ही थी राजपूतों के विरुद्ध लड़वाया जाए, क्योंकि अकबर जानता था कि घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात अपने लोगों की किसी का समूल नाश तभी होगा अगर उसके घर में फूट डाल दी जाए। होता है, इस युद्ध में दोनों ही सेनाओं के बहुत लोग मारे जाते हैं। ये युद्ध लिए तो इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आता है, परंतु इस युद्ध में महाराणा प्रताप के विचारों की जीत और अकबर के साम्राज्यवाद की हार होती है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली के श्रृंखलाओं में अपना नया बसेरा बनाते हैं, जहाँ पे उनके कई सारे महल मुगलों के कब्जे में चले जाते हैं, जिसके कारण उनके पास धन का अभाव होता है। तो उसी से कुछ पंक्तियां जन्म लेती हैं कि युद्ध के बाद धन के अभाव के कारण महाराणा प्रताप के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जहाँ वे घास की रोटी से अपना गुजारा करते थे, तो वहीं पे एक कथन सामने आता है, जहाँ पे उनकी पुत्री, एक 9 वर्ष की उनकी पुत्री, उसको एक घास की रोटी उसकी माँ खाने के लिए देती हैं, जो कि एक बिलौटा लेके भाग जाता है।
तो वो रोने लगती है और वो महाराणा प्रताप को बुलाती है और उनसे कहती है, सुनती हूँ तू राजा है मैं प्यारी बेटी तेरी, सुनती हूँ तू राजा है मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया न तुझको आती है ये दशा देख कर मेरी, रोती थी तो देता था खाने को मुझे मिठाई, अब खाने को रोती तो क्यों आती तुझे रुलाई। के बाद दानी भामाशाह महाराणा प्रताप को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उन्हें धन देते हैं, जिसके बाद महाराणा प्रताप अपनी एक नई सेना का गठन करके दिवेर के युद्ध में गुरीला पद्धति का प्रयोग करके अकबर को बार बार छापेमार युद्ध में हराकर अपने उदयपुर के किले को अकबर से छुड़ाते हैं और वापस मेवाड़ के महाराणा के पद पर स्थापित होते हैं। महाराणा प्रताप एक विचार है जिसकी मृत्यु केवल नहीं होती, किंतु संसार तो मृत्युशील है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1557 ईस्वी में 53 वर्ष की आयु में होती है। किंतु महाराणा प्रताप जैसा योद्धा जो कि अकेले मुगल साम्राज्य से भिड़ गया, उस मुगल सेना से भिड़ गया जिसे अपराजयी कहा जाता था, किंतु कितने शर्म की बात है मित्रों कि महाराणा प्रताप को अपने भारत से किसी का सहयोग नहीं मिला। बाहर के प्रांतों, मराठाओं और बाकी का तो छोड़ दीजिए, उनको अपने राजपूतों तक का साथ नहीं मिला। अकबर जो कि बाहर से एक आक्रांता है, उसका साथ अन्य राजपूत देते थे, किंतु महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ने के लिए कोई उनके साथ खड़ा नहीं था, जिसके कारण महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष करना पड़ा। किंतु उस व्यक्ति की शक्ति तो देखिए कि वो कभी भी झुका नहीं, वो अकेले लड़ता रहा। हम सबको महाराणा प्रताप से ये सीखना चाहिए कि चाहे जीवन में हमारा कोई साथ दे या ना दे, यदि हम सत्य के मार्ग पर हैं तो हमें उस पर पूरी शक्ति के साथ चलते रहना चाहिए। अब विदा चाहता हूँ मित्रों। भारत माता की जय।